ये जो पैरामाउंसी की जो स्टेज है ना, ये 1757 से 1857 के बीच में शुरू हुई है। यहाँ पे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है बाय कंक्वेस्ट और वॉर, और बाय पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी। तो या तो ये एनेक्स कर रहे हैं दो तरीके से, या तो ये कंक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये एनेक्स कर रहे हैं बाय डिप्लोमेसी के थ्रू। वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ज लिया है एज अ गवर्नर जनरल। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जिस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने रिंग फेंस की पॉलिसी चलाई है ना, उस टाइम पे मराठा है, मैसूर है और हैदराबाद है। ठीक है, तो वो सोचता है कि यार मैं इनको ना बफर जोन बनाता हूँ अपनी कंपनी के फ्रंटियर को डिफेंड करने के लिए। तो वो क्या चलाता है, पॉलिसी ऑफ डिफेंड चलाता है ऑफ देयर नेबर फ्रंटियर फॉर सेफ गार्डिंग देयर ओन टेरिटरीज। लेकिन चीफ इनको खतरा कहाँ से, इनको खतरा है अफगान इन्वेडर से। ठीक है, तो रिंग फेंस वॉज अशॉर्ड ऑफ देयर रिंग फेंस में ये करते क्या है, रिंग फेंस के अंदर ये मिलिट्री असिस्टेंस देते हैं उनको कि यार अच्छा हम ना आपकी हेल्प करते हैं बाहर के लोगों से। ठीक है, तो मिलिट्री असिस्टेंस देंगे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, अब जो वेलेस्ली की जो सब्सिडरी अलायंस है ना, वो रिंग फेंस का ही एक्सटेंशन था। अब वो सोचते हैं कि अच्छा अब वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या था, उसका यह था कि इंडियन स्टेट्स को ना हम इतना डिपेंडेंट बना देंगे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड हो जाएंगे। तो फिर सब्सिडरी अलायंस आता है हमारा 1798 से 1805 के अंदर। इसमें क्या होता है, अंडर द सिस्टम इसमें ब्रिटिश रेजिडेंट्स को बैठाया जाएगा, ब्रिटिश रेजिडेंट को बैठाया जाएगा और ब्रिटिश आर्मी की परमानेंट स्टेशनिंग कर दी जाएगी। ठीक है, अब इंडियन रूलर को ये कहा जाएगा कि आप जो हैं किसी को भी बिना हमारी परमिशन के आप किसी को भी नहीं बैठा सकते। ठीक है, नॉर ही कुड गो टू वॉर, और ना ही आप किसी भारतीय राजा के साथ वॉर पे जाएंगे बिना हमारी परमिशन के। ना तो आप किसी को बैठा सकते हैं, ना ही आप किसी भारतीय रूलर के पास जाएंगे बिना हमारी परमिशन के। इन रिटर्न फॉर ऑल दिस ब्रिटिश वुड डिफेंड द रूलर फ्रॉम हिज एनिमीज़। इसके बदले में क्या होगा कि हम आपके दुश्मनों से खूब मदद करेंगे, और इसीलिए और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है वो नॉन इंटरफेरेंस, आपके इंटरनल मैटर के अंदर हम लोग नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। ठीक है, ये बात हुई है। अब क्या होता है कि अब ये सब ये क्यों कर रहे थे, ताकि फ्रेंच को ये दूर रख सकें। ठीक है, उनको नेपोलियन का डर लग रहा था। होता क्या है कि हैंस द क्लोज इन दिस अलायंस ट्रीटी रिक्वायरिंग इंडियन रूलर टू डिसमिस यूरोपियंस फ्रॉम देयर सर्विस एंड नॉट टू एम्प्लॉय एनी। ये कहा था कि आप हमारे सिवा किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। बिसाइड द सब्सिडरी अलायंस वुड एक्सपैंड द कंपनी होल्ड ओवर इंडियन स्टेट्स एंड ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर टेरिटरी इनटू द कंपनी फोल्ड। ये क्या होता है, ये जैसे सब्सिडरी अलायंस हमारा ज़्यादा चल रहा था ना, तो इससे क्या हो रहा था कि जो कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टेरिटरीज़ जो हैं स्टेट की, वो इंडिया के कंट्रोल में वो कंपनी के कंट्रोल में आ रही थी। और इंडियन रूलर्स जो हैं अपने डिपेंडेंस खो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बेच दिया था। और पहले तो ये कहा गया था कि हम नॉन इंटरफेरेंस रखेंगे आपके इंटरनल मैटर में, बट अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो है वो इंटरनल मैटर के अंदर भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर चुका है। और इस वजह से क्या हो गया कि अब उनको लगता है कि यार सब कुछ यही संभाल लेंगे, हम अपना आराम से नाचते हैं कूदते हैं। इस वजह से जो इंडियन रूलर हैं वो वीक हो गए और इररिस्पॉन्सिबल हो गए, सब्जेक्ट्स को एक्सप्लॉइट किया गया, और ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया टू डिस्पोज द ऑप्रेसिव रूलर एज दे वर प्रोटेक्टेड बाय ब्रिटिश। ठीक है, क्योंकि अब क्या था कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मराठा है, मराठा के पास भी यही सब्सिडी अलाइंस है, यहाँ पे मैसूर है, इसके पास भी सब्सिडरी अलाइंस है। तो अगर मैसूर सोचता है कि यार मैं छोड़ देता हूँ, है ना, तो उसको ये डर लग रहा है कि यार यहाँ पे एक तो ये मराठा है, ये मुझे मारेंगे, दूसरा इनके पास क्या है, इनके पास वही ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा हुआ है, अमेरिकन आर्मी है। तो ये क्या है, इस चक्कर में ये जो है छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ये इस चक्कर में पूरे के पूरे फंस के बैठ गए हैं। सबसे पहले जो शुरुआत थी ना, ये शुरू की थी डुप्लेक्स ने, सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी डुप्लेक्स ने स्टार्ट की थी। सबसे पहला स्टेट जो सब्सिडरी अलायंस मतलब रिंग फेंस पॉलिसी के अंदर सबसे पहला स्टेट कौन सा फंसेगा, सबसे पहला अवध फंसता है। ठीक है, अवध फंसेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, तो उस टाइम पे ये कहा था कि ठीक है हम अवध के अंदर सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है कि हम जो है ना, आप सिर्फ हमारी आर्मी को रखें अपने पास। ठीक है, और अपनी आर्मी को रखे। पहली कंडीशन क्या थी, पहली शुरुआत कैसे हो रही कि ठीक है हम आपको ना अपनी आर्मी देंगे। फिर कॉर्नवालिस आएगा, कॉर्नवालिस ने शुरुआत की है, यहाँ से सब्सिडी अलायंस असल में शुरुआत हुई है। ठीक है, ये रिंग फेंस चल रहा है। अब क्या होता है, कॉर्नवालिस आएगा, कॉर्नवालिस बोलेगा कि ना
कि आपके कोई भी ना फॉरेन रिलेशन नहीं होने चाहिए। ये कॉर्नवालिस जो है कार्नेटिक के अंदर ये स्टार्ट कर देगा कि आपके कोई भी फॉरेन रिलेशन नहीं होने चाहिए। उसने बात की थी सिर्फ डिफेंस की शुरू में, फिर अब बात करेंगे कि आपके कोई भी ना फॉरेन रिलेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि फिर जब वेलेस्ली आएगा तो वेलेस्ली ने सीधा ही कह दिया कि भाई हमने इनकी टेरिटरी वो करेंगे। तो पहले क्या हुआ है, पहले हुआ है कि हम आप डिफेंस के ऊपर का खर्चा आप निकालेंगे। दूसरा फिर क्या होता है कि आप किसी से फॉरेन रिलेशन नहीं रखेंगे। वेलेस्ली ने फिर कह ही दिया है कि हम लोग इनकी टेरिटरी को सरेंडर करवा लेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि ये वही ट्रूप्स के द्वारा मदद दे रहे हैं। दूसरे स्टेज में क्या कर रहे हैं, ये फील्ड ले रहे हैं। तीसरे स्टेज में ये क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करो, इंडियन को कह रहे हैं कि आप एक काम करो, आप हमें ना पैसा दो। ठीक है, पैसे से हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे ट्रेन चलाएंगे, फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स रखेंगे, तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में क्या कह रहे हैं ये कि आप लास्ट में ये क्या कर रहे हैं ना, इनके ऊपर एक फ़ी फिक्स कर दे रहे हैं कि आपको ना इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। अब वो जो फ़ीस है वो इतनी ज़्यादा हाई है कि जो रूलर है ये पे ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर इसको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप ये कुछ अपनी पेंशन लो, ये लो, और इसके बदले आप निकलो यहाँ से, आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है। तो वेलेस्ली ने क्या किया है, जो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया था उसको ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन कौन आएंगे, सबसे पहले आएगा निज़ाम, है ना। सब्सिडी अलायंस के अंदर सबसे पहला आएगा हमारा निज़ाम, फिर हमारा आएगा मैसूर, फिर हमारा आएगा अवध। ठीक है। तो निज़ाम, मैसूर, अवध, फिर हमारा आ रहा है पेशवा, फिर हमारा आ रहा है भोंसले। ठीक है, पेशवा, भोंसले, एक नवद, फिर हमारा आ रहा है पेशवा, भोंसले, राजपूत, जयपुर। ठीक है, मचेरी, बूंदी, और लास्ट आ रहा है हमारा होलकर। ठीक है। तो निज़ाम, मैसूर, अवध, पेशवा, भोंसले, राजपूत, जयपुर, लास्ट हमारा होलकर है। खोल कर रख देंगे होलकर लास्ट में। ये होता है। अब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलती है हमारी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ये कहा जाता है कि भाई अडॉप्टेड सन जो है ना वो फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन उसका स्टेट नहीं लेगा। तो ये बात है कि अडॉप्टेड सन जो है फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टेट को नहीं लेगा। ठीक है। अब अवध वॉज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग। अब क्या होता है कि महाराजा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये लैप्स के ऊपर एक काम करने वाली पॉलिसी है, महाराजा रणजीत सिंह ने भी चलाई थी। ठीक है। ये जो इसकी इस चीज़ पे काम करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारी, रंजीत सिंह हैज़ एनेक्स्ड फ्यू ऑफ हिज फ्यूडेटरीज प्रिंसिपैलिटीज ऑन द अकाउंट ऑफ लैप्स। लैप्स के अंदर के आधार पे रंजीत सिंह ने भी इसी तरीके से ली थी, बस इन्हीं से अपना के इसने ये करने लग गया, डलहौजी करने लग गया। डलहौजी हमारा है 1848 से 56 के बीच में। ठीक है। अवध जो है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टेट है। ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले अवध के अंदर दो लोग आएंगे। अवध के अंदर डलहौजी ने भेजा किसको, स्लीमैन को। अवध वध कर दे, कैसे, स्ली, पहले स्ली करके स्लॉटर, स्ली, अवध वध कर दे इसका, स्लीमैन। उसके बाद फिर आएगा आउटरैम। ठीक है। तो आउटरैम में अपनी रिपोर्ट भेजी। आउटरैम की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर अवध जो था वो मिस गवर्नेंस के आधार पे इसको पूरा का पूरा एग्जाइल कर लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो था ना, ये वाजिद अली शाह बैठा था इस टाइम पे। ये बहुत बड़ा दिक्कत आई थी जब 1857 का रिवॉल्ट होगा ना, तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लेंडर हो गया था। ठीक है। अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं। तो हमने देखा ना, निज़ाम देखा, मैसूर देखा, अवध देखा, है ना। फिर हमने देखा निज़ाम, मैसूर, अवध, पेशवा, भोंसले, है ना, जयपुर, पेशवा, भोसले, जयपुर, और लास्ट में फिर हमने देखा था होलकर। तो ये कुछ इस तरीके से चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे डॉक्टर ऑफ लैप्स के अंदर कौन कौन आ रहे हैं। तो कौन कौन आ रहे हैं, सतारा, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, नागपुर, है ना, जैतपुर, सतारा, झांसी, नागपुर, जैतपुर, संभलपुर, संभलपुर, बागत, बागत कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है। और 1856 के अंदर जैसे ये अवध को पूरा के पूरे को डिस्पोज ही कर दिया गया है। तो ये 1856 बहुत बड़ा कारण बना है। 1856 के अंदर अवध को पूरा का पूरा डिस्पोज किया गया, तो 1856 बहुत बड़ा कारण बना है। ठीक है। तो सतारा है, झांसी है, नागपुर है, जैतपुर है, संभलपुर है, बागपत है। सताई हुई झांसी नाग जैसी हो गई, सताई हुई झांसी भी नाग से जीत गई, संभल के
जब उसने बगावत की, जब उसने संभल के बगावत की। सताई हुई झांसी भी नाग से जीत गई जब उसने संभल के बगावत की। ओके, अब क्या होता है कि तो ये जो था ना, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी ये सब करने की? ये हुई थी सिराजुद्दौला के प्लासी से, ये शुरुआत हुई थी 1757 से। अब डलहौजी ने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर दिया इस तरीके से। अब क्या होता था, डिजायर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट टू कंसोलिडेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर इन द रीजन लेड देम इनटू कन्फ्लिक्ट। अब इससे क्या होता है यार, ये पूरा का पूरा फैले ही जा रहे हैं, फैले ही जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी ना ये सब शुरू हो जाएगा कि इनकी अब नेबर्स जो है ना, उनसे भी इनकी लड़ाई वड़ाई शुरू होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भूटान की। भूटान जो है, ये जो है ये आते रहते थे अटैक करने के लिए इधर वाले एरिया में, वेस्टर्न साइड में, क्योंकि उधर ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर तो चाइना है। तो एल्गिन एक गवर्नर जनरल था यहाँ पे, तो उसका कॉन्वॉय गया था, तो उसने, भूटान वालों ने एल्गिन का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो इनको बहुत गुस्सा आया। 1863 से 64 के अंदर ब्रिटिश ने इनके पासेस को एनेक्स कर लिया। तो फिर अब इतना ही था भूटान का। 63-64 एल्गिन और भूटान जो है वो एनेक्स हो चुका है। तो एल्गिन और 63 याद रखना है भूटान के लिए। नेपाल की बात करते हैं। देखो ये जो है ना, ये हमारा रीजन है काठमांडू। यहाँ पे एक जगह है भटगांव करके, यहाँ पे रूल करते थे रंजीत मल्ला यहाँ पे रूल करते थे। तो यहाँ पे इनकी जगह पे गोरख आ गए। ठीक है, जो वही गोरखा जो है ना, गोरखा आर्मी, वो लोग फिर रंजीत मल्ला को हटा के यहाँ पे रूल करने लग गए। यहाँ पे ये जो ए वाला एरिया है, यहाँ पे पड़ता है गोरखपुर। तो गोरखपुर पे गोरखा भी काम करते हैं, और ब्रिटिश एम्पायर ने 1801 के अंदर गोरखपुर को कैप्चर कर लिया था। तो वही होता है, जब सेम जगह होती है तो वहाँ पे दोनों लोगों का टसल होता है। 1816 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फिर ये अब गोरखपुर को कैप्चर किया है तो इनको हराने लग जाएंगे। और 1816 में क्या होता है, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सगौली साइन की जाती है। कौन करता है ट्रीटी ऑफ सगौली साइन? लॉर्ड हेस्टिंग। ओके, तो हेस्टिंग ठीक है, कोई सुगला आदमी है, उसकी हंस हंस के टांग खींची जा रही है, हेस्टिंग। ओके क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे गढ़वाल, कुमाऊन, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सारा का सारा एरिया इनके हाथ में आ जाता है। गढ़वाल, कुमाऊन, मसूरी, शिमला, नैनीताल, ये सारा इनके हाथ में आ जाता है एरिया। और ये कहते हैं कि भाई आपको ना सिक्किम को टच नहीं करना है, क्योंकि इनका प्लान था सिक्किम की साइड आने का। तो उन्होंने कहा कि आपको सिक्किम को टच नहीं करना है। गोरखा क्या करते हैं, गोरखा ब्रिटिश को ज्वाइन कर लेंगे और नेपाल को एनेक्स नहीं करते हैं, बट उसको अपने टेरिटोरियल कंट्रोल के अंदर ले आते हैं। अब हम बात करते हैं बर्मा की। देखो बर्मा को ऑक्यूपाई करना जो था वो इनका कमर्शियल इंटरेस्ट था, क्योंकि बर्मा में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। तो बर्मा एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स मणिपुर एंड अराकन योमा। बर्मा कहाँ एक्सपेंड कर रहा था? बर्मा जो है वो मणिपुर और अराकन योमा के साइड एक्सपैंड कर रहा था। तो क्या करते हैं, इसको ना एनेक्स कर लेते हैं। देखो फाइनली ये एनेक्स हो रहा है 1885 के अंदर। अभी हम देखते हैं हाउ। तो ब्रिटिश ऑक्यूपाई करते हैं रंगून को, और इसके जो कोस्टल एरियाज़ है ना, जैसे कि अराकन योमा है, पेगू है, तेनसी रिन है, अराकन है, पेगू, तेंसी रिन है, इन सबको ये कैप्चर कर लेते हैं। शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पे है आमहेस्ट। देखो बर्मा में क्या है, जेल है ना, तो जेल में क्या करते हैं आदमी, रेस्ट करते हैं, कोई काम तो करते नहीं है, रेस्ट करते हैं। तो बर्मा को हम लोग रेस्ट से ज्वाइन करेंगे। ओके, तो 1825-26 के अंदर फर्स्ट वॉर होता है, 25-26 के अंदर पहला वॉर होता है, और यहाँ पे ट्रीटी साइन की करवाई जाती है 1826 के अंदर। आमहेस्ट
यांगडाबू, है ना, यांगडाबू, उसका मन जो होता है एकदम यांगडाबू हो जाता है, एकदम खाली खाली सा मन, वो कुछ भी सोचता है ना, यांगडाबू। तो 1826 के अंदर ट्रीटी ऑफ यांगडाबू, नॉट टू अटैक मणिपुर, क्या कहते हैं कि भाई आपको मणिपुर को अटैक नहीं करना है। तो हेस्टिंग कहाँ है हमारा, ट्रीटी ऑफ सगोली के अंदर, और यांगडाबू में कौन है हमारा, आमहेस्ट। ओके, अब क्या होता है, रेलवे, अब क्या होता है, यहाँ पे डलहौजी आ चुका है 1852 के अंदर। तो 1852 में डलहौजी का कमर्शियल इंटरेस्ट है, किस चीज़ का, अब वो यहाँ पे रेलवे बनाने की सोच रहा है। तो यहाँ पे उसको टिम्बर चाहिए, इरावदी रिवर है यहाँ पे, तो कहता है कि यार ये तो राइस बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे टिन पाया जाता है, म्यांमार के अंदर टिन पाया जाता है, पेपर पाया जाता है, ठीक है, टिन पाया जाता है और पेपर पाया जाता है। तो ये सब इनका कमर्शियल इंटरेस्ट है। अब क्या होता है, इतना हो चुका है तो ऐसा करके इसको छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे डफरिन आ चुका है, कांग्रेस का टाइम चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो किंग है वहाँ पे एक थिगबाओ, एक राजा है, उसका नाम है थीबाओ। तो किंग थीबाओ जो है वो रिलेशन बना लेगा किसके साथ, जर्मनी, इटली और, तो ये रिलेशन बना लेगा जर्मनी, इटली और फ्रेंच के साथ। तो अब ये डफरिन को बहुत गुस्सा आएगा कि यार ये क्या सिस्टम है, क्योंकि इसको क्या है, थीबाओ को अंग्रेज पसंद नहीं थे, तो ये रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देगा। डफरिन ने क्या किया, डफरिन ने बर्मा को एनेक्स कर लिया 1880, डफरिन ने 1885 के अंदर बर्मा को एनेक्स कर लिया। टू वीकन इंडिया बर्मा नेशनलिस्ट लिंक, बर्मा ने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है ना कि 1885 के अंदर इनकी कांग्रेस यहाँ पे एनेक्स हो गया है, साथ में ही हमारे यहाँ पे कांग्रेस बनी है, तो हमारे ना लिंक हैं, नेशनलिस्ट लिंक रहे हैं हमारे और इसके। तो क्या होता है कि बर्मा को ना सेपरेट कर दिया गया डफरिन के द्वारा 1935 के अंदर। अब ये इंडिपेंडेंट होगा फिर कब, हमारे बाद में इंडिपेंडेंट होता है ये 1948 में इंडिपेंडेंट होगा, 4 जनवरी 1948 को फिर बर्मा इंडिपेंडेंट होता है। अब हम तिब्बत की बात करते हैं। अब तिब्बत में क्या होता है, 1900 की बात है, यहाँ पे ये सिक्किम है और ये भूटान है, सिक्किम है, भूटान है, यहाँ पे चुम्बी वैली, ठीक है। देखो तिब्बत में क्या है ना, तिब्बत के अंदर तिब्बत में राज करते हैं लामाज, यहाँ पे चाइना है, चाइना की यहाँ पे नॉमिनल सुजेरेनिटी है, और वहाँ से ऊपर से आ रहे हैं रशिया। तो लॉर्ड कर्जन क्या कहता है, लॉर्ड कर्जन जो है वो इंपीरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा, वो कभी नहीं चाहता कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो, तो वो यहाँ पे अपने यंग हस्बैंड को भेज देगा। यंग हस्बैंड क्या करेगा, ट्रीटी ऑफ लहासा साइन करेगा और ट्रीटी ऑफ चुम्बी वैली ले लेगा, चुम्बी वैली को ले लेगा, ट्रीटी ऑफ लहासा के तहत ये चुम्बी वैली को ले लेगा, ठीक है। लाश है, यंग हस्बैंड लाश बनने जा रहा है, तो चुम्बी वुम्बी, समझ रही है। तो ड्यू टू रशिया इंसिस्टेंस ट्रीटी वॉज डिवाइड। अब रशिया कहते कि ये क्या करा तुमने, जब मैं यहाँ पे आ रहा था, तो हाउ कैन यू डेयर टू डू दिस, आप ये कैसा कर सकते हैं। तो इस ट्रीटी को रिवाइज़ किया जाता है, तो कहते हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई, और यंग हस्बैंड ने गलती कर दी, हम चुम्बी वैली को वापस देते हैं, इस ट्रीटी को रिवाइज़ कर दिया जाता है। एंग्लो रशिया कन्वेंशन होता है 1907 के अंदर, कहते हैं कि ना हम दोनों ब्रिटिशर्स और रशिया, हम लोग तिब्बत के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक चाइना की मीडिएशन होगी तो ही हम जाएंगे, वरना हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। रशिया चाइना दोस्त रहे हैं ना, इसलिए। अफ़गानिस्तान की हम बात करते हैं। अफ़गानिस्तान में क्या होता है, हमने देखा था शुरू में, यहाँ पे ऑकलैंड बैठा हुआ है। ऑकलैंड की कैसी पॉलिसी है, फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे ऑकलैंड की पॉलिसी है फॉरवर्ड पॉलिसी, इसकी पॉलिसी क्या है, कर्जन की इंपीरियलिस्ट है ये। तो ऑकलैंड जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी का काम करता है, क्या कहता है कि मैं ना हमेशा फ्रंट फुट पे रहूँगा, फ्रंट फुट पे रह के मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे रंजीत सिंह है, यहाँ पे दोस्त मोहम्मद है, और यहाँ पे आमिर बैठा हुआ है ना। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या है, रशिया का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो ऑकलैंड है ना, ऑकलैंड जाएगा दोस्त मोहम्मद के पास, बोलेगा कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ना ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो दोस्त मोहम्मद बोलता है कि ठीक है, मैं ट्रीटी साइन कर लूँगा और मैं रशिया को अलाउ नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे पेशावर ला के दे दो। अब पेशावर किसका है, पेशावर है रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह से ऑकलैंड युद्ध नहीं कर सकता, है ना।
तो इसका मतलब क्या हो गया, अब उसको पेशावर चाहिए, यानी दोस्त मोहम्मद को रंजीत सिंह अच्छा नहीं लगता और रंजीत सिंह को दोस्त मोहम्मद अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे क्या होता है, ट्री पार्टाइट स्ट्रगल होती है। यहाँ पे क्या है, इनका एक ओल्ड रूलर होता है, अफ़गानिस्तान का एक ओल्ड रूलर होता है जिसका नाम होता है शाह सूजा, है ना। तो शाह शुजा को यहाँ पे लुधियाना के अंदर बैठा रखा होता है। ओके, तो ऐसे ही बैठा रखा होता है कि आगे चल के काम आएगा। तो ट्री पार्टाइट स्ट्रगल होती है, उसके अंदर कहते हैं कि शाह शुजा को यहाँ पे हम लोग अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो 1839 से 42 के बीच में क्या होता है, 39 से 42 के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ट्री पार्टाइट अलायंस होती है। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये लोग ना, फर्स्ट अफगान वॉर होती है 1839 से 42 के बीच में, 39 से 42 के बीच में यहाँ पे ये शाह शुजा को इंस्टॉल कर देते हैं। कहाँ पे, काबुल के अंदर। काबुल हमारा यहाँ पड़ता है, ये कांधार है, ये काबुल है। और यहाँ पे क्या होगा, लेकिन क्या होता है, और दोस्त मोहम्मद को उठा के भारत ले आते हैं। बट होता क्या है कि दोस्त मोहम्मद शाह शुजा को लोग, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं। तो वो दोबारा से वो शाह शुजा को हटा देंगे और रिस्टोर कर देंगे दोस्त मोहम्मद को। अब क्या होता है, ये सब चल रहा है, ठीक है। अब सेकेंड अफगान वॉर होता है हमारा। तो सेकेंड अफगान वॉर, अब इस गुस्से के अंदर हमारा नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे ऑकलैंड की बुरी बुरी बेइज्जती हुई है ना। इसके बाद फिर आएगा एलन बोरो। एलन बोरो क्या करेगा, एलन बोरो एलन बोरो सिंध को एनेक्स करेगा 1843 के अंदर और पंजाब को एनेक्स करेगा 1849 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ें चल रही है तो इनको लगता है कि यार हमारा कुछ काम बन नहीं पा रहा है। तो सेकेंड अफगान वॉर होती है। सेकेंड अफगान वार क्यों होती है, 1870 में होती है सेकेंड अफगान वॉर। ये क्यों होती है, इसमें कहते हैं कि ना 1870 से 80 के बीच में शेर अली एक आ जाता है। ये दोस्त अली के बाद इसका बेटा वगैरह कोई आ चुका है बाद में। शेर अली यहाँ पे राजा है, वो रशिया को सपोर्ट करता है। तो लिट्टन इन्वेड कर देगा। इस टाइम पे लिट्टन आया हुआ है। लिट्टन बोलेगा कि यार तुमने ये क्या किया, तुमने रशिया को कैसे सपोर्ट कर दिया। तो इस वजह से ट्रीटी ऑफ गंडामेक साइन होती है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ गंडामेक साइन होती है शेर के बेटे याकूब खान के साथ। अब वहाँ की ट्राइब्स बहुत मजबूत रही है, तो ट्राइब्स ने याकूब खान को ही भगा दिया, बोले आप जाओ यहाँ से। तो अब लिट्टन को लगेगा कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने तो साइन भी किया इनके साथ और अब तो वो राजा ही नहीं रहा है, याकूब खान ही नहीं रहा है, तो मतलब ट्रीटी भी फेल हो चुकी है। तो लिट्टन भी यहाँ पे फेल हुआ है। अब यहाँ पे अब्दुल रहमान आता है ना। अब्दुल रहमान यहाँ पे बैठा हुआ है। अब उसके बाद लिट्टन का टाइम ख़त्म हो चुका है। फिर आएगा रिपन। रिपन कोई एक्शन नहीं लेता है। नेक्स्ट फिर रूलर आता है अमामुल्ला। अमामुल्ला क्या करेगा, ओपन वॉर डिक्लेयर कर देगा ब्रिटिश के ऊपर, ओपन वॉर डिक्लेयर कर देगा, है ना, 1921 के अंदर। फिर ऐसे करके ये लोग इंडिपेंडेंट वगैरह होते रहते हैं, मतलब फिर ऐसे करके अपना इंडिपेंडेंस ही पूरा का पूरा ले लेते हैं। अमानुल्लाह 1921 के अंदर अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। बीच में क्या होता है, यहाँ पे 1864 के अंदर जॉन लॉरेंस आया है। जॉन लॉरेंस की एक्टिव पॉलिसी का क्या नाम होता है, मास्टरली इनएक्टिविटी। यानी मतलब कुछ भी नहीं है ये कि हम लोग ना शांत बैठेंगे, हम अभी कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिट्टन की पॉलिसी का क्या नाम है, पॉलिसी ऑफ पाउंड रिजर्व। पॉलिसी ऑफ पाउंड रिजर्व, है ना। लिट्टन हमारा कब रहा है, 1876 से 80 के अंदर। फिर रिपन हमारा रहा है 1880 से 84 के अंदर। और कर्जन हमारा रहा है 1899 से 1905 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अब बीच में कर्जन का काम किस चीज़ के अंदर है, कर्जन का काम है दुरंत लाइन बनाने के अंदर, दुरंत लाइन। तो दुरंत लाइन हमारी बनी है 1893 के अंदर की ये बात है ना। यहाँ पे कर्जन की पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। प्राउड रिजर्व किसकी थी, लिट्टन की। अब कर्जन की क्या है, पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन। देखो इसमें होता क्या है ना, कहते हैं कि ये हमारा ये इस तरीके से अफ़गानिस्तान है ना, ये इस प्रकार से अफ़गानिस्तान है। तो कहते हैं कि ना हमारे यहाँ से हम यहाँ से हम लोग विड्रॉ कर जाएंगे और यहाँ तक हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो डुरंट लाइन बनाने की बात कर रहा है, उसमें पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन की बात करता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
क्योंकि हो क्या रहा था, कभी यहाँ पे पंजाब का रूल है, कभी कोई है तो कभी कोई है। तो ये कहते हैं ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही है।